नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 4 और इस क्वेश्चन पेपर का नाम है एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र। आईएएस मेंस एग्जाम के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 पर हम क्वेश्चन एवं आंसर का एक बड़ा पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वहां आपने देखा कि किस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे लिए आंसर लिख करके भेजे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। उन आंसर्स को हमने आपके सामने डिस्प्ले किया, फिर उनकी मार्किंग की गई। उसमें देखा गया कि किस प्रकार से इस आंसर पर मार्किंग प्राप्त हुई है और फिर हमने बाद में ये भी आपको बताया कि अधिकतम मार्क्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की सभी स्ट्रेटजीज अप्रोचेस हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी तीनों पेपर में। तो देन जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर 4 से, तो देन क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3 के माध्यम से वो पूरी रणनीति को वहां से समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि आईएएस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उन वीडियोज को सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो आपकी तैयारी का 70% तक हिस्सा कवर हो जाता है। तो देन फिर इसके लिए आपको किसी कोचिंग क्लास की या गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ऑनेस्टली वो कार्य आप लोगों के लिए किया गया है, क्योंकि हर कैंडिडेट उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो कोचिंग क्लास में मोटी फीस दे सके या पर्सनली पढ़ सके। सो मैनी सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में हो सकती हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को ध्यान में रख करके हमने ये कार्य किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, तो देन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक क्वेश्चन पेपर के लिए। एक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला वीडियो रहेगा एथिक्स आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 4 पर। तो देखिए ये क्वेश्चन है आईएएस मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और अधिकतम अंक इसके लिए 10 निर्धारित है। 150 शब्द में आंसर लिखने का अर्थ है कि आपको 6 मिनट में आंसर इसका लिखना ही होगा। ठीक है, तो ये रणनीति हम पिछली वाली वीडियो में पूरी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना चाहता, देन आप वहां से इन सबको सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा समानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषण हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये एक आंसर है, किसी स्टूडेंट ने हमारे लिए लिख करके भेजा है और उस आंसर को टाइप करा के और आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है जिससे क्लियरली दिख सके। तो पहले आंसर को पढ़ते हैं, इसकी क्वालिटी को देखते हैं, कितने अंक इस आंसर में उस स्टूडेंट को मिलने चाहिए और फिर हम अपनी तरफ से इसको एवेल्यूएट करेंगे कि अधिकतम अंक कैसे इसमें लाए जा सकते हैं। आंसर की शुरुआत इस तरीके से की गई है, समानुभूति और करुणा सिविल सेवा के दो प्रमुख मूल्य हैं जो प्रशासन एवं जनता के बीच संबंधों को विश्वसनीय बनाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, नैतिक प्रशासन को स्थापित करने में सिविल सेवकों को समानुभूति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह जनता, फिर अगले पेज पर इसका आंसर है क्योंकि यह जनता से संबंधित निर्णयों को लागू करने में काफी कारगर होता है, जैसे सड़क, बिजली एवं पानी की खराब हालत से जनता को होने वाली समस्या का समाधान सहानुभूति से या समानुभूति से संभव है। तो उदाहरण के सहित इन्होंने ये उदाहरण दिया है कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो देन इसका हम समाधान समानुभूति से कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ लिखा है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा है इन्होंने, इसी प्रकार करुणा नैतिक प्रशासन का दूसरा प्रमुख आधार है क्योंकि समाज के वंचित वर्गों को राज्य प्रदत्त सेवाओं का लाभ प्रदान करने में यह सहायक है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, महिलाओं के संबंध में सिविल सेवकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो देन क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सहानुभूति या समानुभूति और करुणा इन दो मूल्यों के माध्यम से सिविल सेवा किस प्रकार महत्वपूर्ण निर्णय को सुलझा सकता है, उन मामलों में डिसीजन ले सकता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं दो। फिर इस आंसर का शेष हिस्सा तीसरे पेज पर है, वर्तमान में प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए समानुभूति एवं करुणा दोनों मूल्यों की आवश्यकता है तथा सिविल सेवकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर है किसी स्टूडेंट का, आपने इसको देख भी लिया और सुन भी लिया।
तो क्वेश्चन में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा गया। डायरेक्शन फिर भी काफ़ी ठीक है, डायरेक्शन काफ़ी ठीक है। क्वेश्चन में जैसा पूछा गया वैसा लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन कंटेंट में कमी है। कुछ और कॉन्क्रीट बातें इसमें आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि इस आंसर पर आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेगा, एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो देन कितने मार्क्स आपको इस पर मिलने चाहिए? 10 नंबर का है ना, तो 10 नंबर में से ज़्यादा आपको 4 नंबर इस पर प्राप्त होंगे। तो 4 मार्क्स के लायक ये डिजर्व करता है। 10 में से आपको 4 नंबर इस पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आईएएस एग्जाम में हमें सेलेक्ट कराने के लिए ये काफ़ी नहीं है, तो अब हमें इसमें ज़्यादा अंक चाहिए। कैसे मिलेंगे, क्या लिखना है आपको? अगर 2022 में आपने आईएएस मेंस एग्जाम दिया होता और आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होता, तो आप कैसे लिखते? आपकी जो भी तैयारी है या फिर जो भी फ्रेशर्स हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में जो कहा गया है इसका कुछ हिस्सा इस आंसर में एब्सेंट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि समानुभूति और करुणा ऐसे दो महत्वपूर्ण विशेषण हैं या गुण हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने में या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। ये कोर पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपको इसी पर आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन तो इन्होंने ठीक लिखा है कि समानुभूति और करुणा सिविल सेवा के दो प्रमुख मूल्य हैं जो प्रशासन और जनता के बीच संबंधों को विश्वसनीय बनाते हैं। लेकिन पेपर सेटर ने इसमें, जिसने भी पेपर ये बनाया यूपीएससी के लिए, उसने बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण शब्द का भी प्रयोग किया है, तो थोड़ा सा आपको इस पर भी लिख देना चाहिए। तो आप शुरुआत ऐसे ही कर सकते थे कि सिविल सेवकों से संबंधित कुछ बुनियादी मूल्य और सिविल सेवा मूल्यों का प्रावधान किया गया है, और इन मूल्यों के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संबंधों को पारदर्शी और अधिक सक्षम बनाने में ये काफ़ी सीमा तक मदद करते हैं, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन आप लिख सकते थे। तो बुनियादी मूल्य और सिविल सेवा के मूल्य, ये दोनों शब्द इसमें आने चाहिए इंट्रोडक्शन में। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप सीधे आ जाएंगे इस पर। देखिए, समानुभूति और करुणा, इंग्लिश में शब्द आ रहा है समानुभूति के लिए एम्पैथी और करुणा के लिए शब्द दिया है उसने कंपैशन। अगर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ जानते हैं, एथिक्स के पेपर में अगर आपने पढ़ा है, तब तो फिर आप आंसर लिख पाएंगे। अगर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं, फिर आपको आंसर लिखने में डिफिकल्टी आएगी, आप आंसर सही नहीं लिख पाएंगे। कोई भी सिविल सेवक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आगे जाके आईएएस अफसर बनेंगे, राइट। आप मान लो, एज्यूम करो, कल्पना करो कि आप आईएएस अफसर बन गए, किसी जिले के जिला कलेक्टर हैं। तो जिला कलेक्टर के पद पर रहते हुए आपको जिले के संबंध में कुछ निर्णय लेने, और उन निर्णयों को लेने में आपको समानुभूति और करुणा का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन दो मूल्यों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जिनके बारे में आप अच्छा प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कानून के अनुसार शासन करना, क्योंकि कानून तो सभी व्यक्तियों पर एक तरीके से लागू होता है, लेकिन हमारे समाज में व्यक्तियों की स्थिति एक जैसी नहीं है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुविधाओं से वंचित है, और ऐसे वंचित वर्गों के लिए, सुभेद्य वर्गों के लिए हमें कानून के अंदर रहते हुए प्राथमिकता और विभेदीकरण की नीति का प्रयोग करना होगा, तभी हम उनको कवर कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जो भी लोग भारत में भीख मांगते हैं या फिर फुटपाथ पर सोते हैं, या जिनके पास जीवन की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन प्रशासन तो इन पर अपना क्लेम करता है, यानी प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। अब सिंपली अगर आप कानून के अनुसार शासन करेंगे तो फिर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो यहां पर समानुभूति और करुणा का आपको प्रयोग करना होगा। तो समानुभूति का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति जैसी स्थिति में है, अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रख करके सोचें कि इस व्यक्ति की समस्याएं किस प्रकार की हैं, ये क्या सोच रहा है। तो जो व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा है, या फिर जिसके पास 2 वक्त का 2 समय का भोजन नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है,
तो ऐसे व्यक्ति की मनोदशा का अध्ययन करने के लिए हमें समानुभूति और करुणा दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना होगा। तो एज ए जिला कलेक्टर के रूप में अगर आप अपने जिले के संबंध में इन दो नैतिक गुणों का प्रयोग करेंगे तब आपके जिले में इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसलिए इन शब्दों का प्रयोग यूपीएससी ने जानबूझकर के इसमें कराया है, तो आपको इस बात को समझना है। फिर इसमें एक आ गया है कि ये दोनों जो मूल्य हैं आपको सक्षम बनाते हैं निर्णय लेने में, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और निर्णायक मामलों को सुलझाने में। तो निर्णायक मामलों को सुलझाने का अर्थ क्या है? निर्णायक मामले कौन से होते हैं? यानी आप किसी विभाग के अध्यक्ष हैं, किसी विभाग के आप बड़े अधिकारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस विभाग से संबंधित जो भी योजना आप जनता के लिए लागू कर रहे हैं, तो उस योजना का पूरा प्रचार प्रसार ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर होना चाहिए। जनता तक आपको उसको पहुंचाना ही होगा। और जब आप उस योजना को जनता तक पहुंचाएंगे तो इसमें आपके विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी आप उस योजना को जनता के सामने पहुंचा नहीं रहे थे, ईमानदारी से आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, इसलिए उसका दुरुपयोग हो रहा था और कुछ मंत्रियों अधिकारियों को इससे बेनिफिट मिल रहा था। और अगर आप ऐसा करेंगे समानुभूति और करुणा का प्रयोग करके, तो देन आपका डिपार्टमेंट, आपकी एजेंसी, मंत्रालय से आपके मामले में इंटरवेंशन हो सकता है, यानी दखल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नैतिक मूल्यों को लागू करने के पीछे कोई ठोस कानून नहीं है। नैतिक मूल्यों के बारे में सिर्फ यही कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को एथिक्स का या नैतिक मूल्यों का प्रयोग करना चाहिए निर्णय लेते समय। लेकिन जब हम एथिक्स का प्रयोग करेंगे निर्णय लेते समय, तब इसमें दूसरे व्यक्ति या अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं, तो वो आपका विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको निलंबित किया जा सकता है, आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है, आपको बंदी बनाया जा सकता है, आपके परिवार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप इसमें लिखोगे निश्चित रूप से समानुभूति और करुणा किसी भी सिविल सेवक को निर्णय लेने के लिए अधिक सक्षम बनाते हैं, किंतु दूसरी तरफ से या दूसरे पक्ष से इन निर्णयों को लेने में बड़े अधिकारी या मंत्री या अन्य अधिकारी या कुछ व्यक्ति दखल दे सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अधिकारी अपने पद का, अपनी स्थिति का बचाव कैसे करेगा? फिर आप बताओ, उसके लिए बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण दिए गए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एफिशिएंसी। तो देन फिर आप अपनी इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का प्रयोग करेंगे, यानी आपको पद पर रहते हुए पूरी तरह से ईमानदारी रखनी है, अपना उसमें निजी हित नहीं देखना है। अगर आपने उसमें अपना निजी हित नहीं देखा और आप ईमानदारी से उस योजना को जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ बुरे लोग जिनको इससे लाभ हो रहा था पहले, अब नहीं होगा, तो वो आपके मार्ग में बाधा पैदा करेंगे, आपका ट्रांसफर कराएंगे। लेकिन आप नैतिक गुणों और बौद्धिक दक्षता से बंधे रहेंगे तो निश्चित रूप से बाद में आपकी लड़ाई आपको एक निर्णायक मोड पर ले जाएगी। आपका सस्पेंशन भी हो जाता है तो आप कोर्ट में अपना क्लेम कर सकते हैं और बाद में आपकी बहाली हो सकती है। लेकिन इन दोनों मूल्यों को लागू करते समय कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाना चाहता है, क्योंकि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, प्रशासन में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार और गलत कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि नैतिकता के सामने तो ये दोनों बाधाएं। इसलिए कोई भी अधिकारी इन नैतिक मामलों को इस तरीके से लागू नहीं करना चाहता। तो ये सभी बातें आपको लिखनी होंगी। अब जैसे उदाहरण लिखे इन्होंने, सड़क की व्यवस्था सही नहीं है किसी क्षेत्र विशेष में, तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गड्ढे, अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं है, कई एक्सीडेंट उसमें हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी चली हुई है। तो देन आप उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई इनको कितनी परेशानी आ रही है, लेकिन आपका विभाग, आपका मंत्रालय जो जिम्मेदार है सड़क बनाने के लिए, वो इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारी, मंत्री ऐसा करने से आपको मना करते हैं, वो इस मामले को पेंडिंग में डालते जा रहे हैं। और अगर आप समानुभूति और करुणा रख करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, एक्शन लेंगे, तो आपके खिलाफ आपका मंत्रालय ही कार्रवाई करेगा, आपको हटा सकता है, आपके खिलाफ कोई भी कठोर एक्शन इसमें हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नैतिकता और राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप, ये एक विरोध की स्थिति प्रशासन के संबंध में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति का कैसे समाधान होगा, इसके लिए
जो भी प्रशासनिक अधिकारी नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहता है, जनता के प्रति समानुभूति करुणा रखना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में उसका पूरी तरह से ईमानदार होना आवश्यक है, सत्यनिष्ठ होना जरूरी है, उसका स्वामी भक्त होना जरूरी है, जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई वीकनेस है, आपके मन में थोड़ा बहुत लालच है, तब फिर आपके खिलाफ ही एक्शन हो जाएगा और आप इस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी उदाहरण इन्होंने दिए हैं वो उदाहरण काफी ठीक हैं, लेकिन एक बात आपको जरूर लिखनी थी कि ये गुण सक्षम जरूर बनाते हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रों से बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो वो आपको इसमें डिस्कस करना, तब आपका आंसर पूरा होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी एथिक्स के पेपर में आप आंसर लिखेंगे, तो एथिक्स के पेपर में आंसर लिखते समय एक आदर्श स्थिति होती है, हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर मैं अफसर बना तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। आप तो कर देंगे, लेकिन प्रशासन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री, राजनेता, वो अपने निजी हितों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी नैतिकता इनके साथ टकराएगी, तो तब आप इनके साथ कैसे अपनी लड़ाई को जीतेंगे? इनके विरुद्ध अपनी लड़ाई को जीतने के लिए आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, सेवा की भावना मजबूत होनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। ठीक है, तो एथिक्स में जब भी आंसर लिखेंगे तो आपको दोनों एस्पेक्ट ये ध्यान रखने हैं कि जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो देन ये डिफिकल्टीज आएगी। तो डेफिनेटली एथिक्स हमको आंतरिक रूप से, इंटरनली हमको प्रेरणा देती है कि हमें जनता के, समाज के लिए काम करना चाहिए, उसमें अपना निजी हित, निजी स्वार्थ, निजी लाभ नहीं देखना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचने वाले बहुत कम अधिकारी हैं। एक बड़ी मेजोरिटी प्रशासन में, राजनीति में ऐसे लोगों की है जो ऐसा नहीं सोचते, और अच्छा सोचने वालों के मामले में वो दखल देते हैं, उनके खिलाफ वो गलत कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे आंसर लिखते इसमें, तो निश्चित रूप से आपको इसमें 7 नंबर तक प्राप्त हो सकते थे। ठीक है ना, धन्यवाद।